हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम 26 फरवरी को होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने लेक्चर 1 में ऑलरेडी अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से लेक्चर 1 में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया था सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आपके पेपर में पूछी जाएगी। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे मेरे भाई, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, इस सब क्वेश्चन को जरूर देखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों को अपलोड किया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वायरल प्रश्न जो 30 में आप लोगों को यहाँ पे जो बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ना आप लोगों को छोड़ना नहीं है मेरे भाई। आप लोगों को मैं 4 लेक्चर अभी तक ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड कर चुका हूं और सब्जेक्टिव का अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। इसके कारण मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं सब्जेक्टिव का पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा साधारण लैंग्वेज में बताने की, और आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से सिर्फ आप लोगों को सुनना है। ना याद करने का समय, ना लिखने का समय, ना रट्टा लगाने का समय, बस आपको समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। मेरे भाई ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ना, इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जिसके रिगार्डिंग किया गया है। या तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है, ये हकीकत की घटना है। समझिएगा कैसे है। अगस्त 1990 को में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। किसने? इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, उस पर कब्जा जमा लिया। अब हमला कर दिए तो कब्जा भी जमा लिया होगा, ठीक है। जब इराक को समझाने बुझाने के तमाम राजनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए, इराक को सभी विश्व के सभी देशों ने कहा कि आप जो कुवैत पर हमला किए हैं ना, बिल्कुल गलत बात है। आप कुवैत पर हमला ना करें। अगर हमला कर दिए हैं तो वहां पे उनको जाकर अधिकार, वहां की जमीन को हड़पे ना, वहां पे से लौटकर अपने देश चले आए। लेकिन तमाम राजनीतिक प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। इराक कहता है कि नहीं, मैं हमला किया हूं, करूंगा और इसके देश को मैं बर्बाद कर दूंगा। कौन कह रहा था? इराक। समझिएगा आगे। प्रयास नहीं हुए तो आता संयुक्त राष्ट्र संघ। मैंने आपको बताया था ना यूएनओ के बारे में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें कितना देश शामिल है? 190। समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, आप देख रहे हैं कुवैत भी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, एक देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में जो भी देश थे, सारा देश ने निर्णय लिया कि इराक को मैंने काफी ज्यादा समझाया बुझाया, लेकिन वो माना नहीं। अब क्या करना होगा? इसके लिए अब कुवैत को मुक्त कराना होगा। कुवैत को मुक्त कराना होगा। मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल का प्रयोग करने का निर्णय स्वीकार कर लिया। अब कह दिया कि इराक अब रेडी हो जाओ, तुम पर हमें हमला करने वाले हैं। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिक की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इतना समझाया बुझाया, नहीं माना। उसके बाद यूएनओ ने क्या किया? 34 देशों की मिलीजुली मिलिट्री 6,60,000 सैनिक के भारी भरकम फौज ने इराक पर मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त कर दिया, और उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। जब बुझाया नहीं माना तो अब लड़ाई करना पड़ेगा। जब लड़ाई किया तो इराक को पूरी तरह नास्तो नाबूद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस इराक सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो अमेरिका सैन्य अभियान था। और इसका मेन लीडर कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने भी कई बार बुझाया उसको, किनको? इराक को, कि आपने जो कुवैत पर अवैध कब्जा करके रखे हैं ना, बिल्कुल ये गलत है। आप अवैध जो कब्जा किए हैं वो अपने देश लौटकर चले आए। काफी ज्यादा बुझाया, नहीं माना, मोर्चा खोल दिया। 6,60,000 सैनिक जाकर पूरा भून दिया, मछली की तरह भून दिया। इराक खत्म हो चुका। ठीक है, तो ये है सर हम लोग को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को हम लोग जानते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। याद रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता, आशा करते समझ में आ गया होगा। 9/11 मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि 9/11 का एक मूवी है। एग्जाम खत्म होने के बाद इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। 9/11 पॉइंट नंबर 1, आतंकवादी हमला हुआ था कहां पे? अमेरिका में। 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे 9 हमला के नाम से जाना जाता है। 9/11 के हमला से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 मतलब याद रखिए मेरे भाई, 9 तारीख था
अरे 11 मतलब 11 महीना था, मतलब याद रखिएगा, सॉरी 9 मतलब होता है सितंबर महीना था, और 11 मतलब 11 सितंबर को, याद रखिए 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2001 को यह हमला किए गए थे। किसे कहते हैं 9/11? फिर से मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे 9/11 हमला के नाम से हम लोग जानते हैं। पॉइंट 2, जैसे मैं लिखा हूं इसी तरह से लिखना है। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से टकराया। तीसरी विमान पेंटागन वर्जीनिया से टकराया, जहां अमेरिकी रक्षा विमान का मुख्यालय था। चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन यह पेनिसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। मतलब 3 जो विमान था, तीनों सफल परीक्षण हुआ, लेकिन एक सही जगह पे टकरा नहीं पाए थे। ठीक है, 1909/11 का घटना का परिणाम। अब ये तो हमला हो चुकी है, ऊपर तो हमें अभी मैं जो आपको बताया ऊपर में, ये तो बिल्कुल हमला हो चुका है मेरे भाई। यह हमला होने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगी ना, उसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। अमेरिका पर किए जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला रहा। अमेरिका में बहुत हमला हुआ है, बहुत हमला हुई है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई हमला हुआ है ना, वह है 9/11। इस हमला में लगभग 3 यहां ज्यादा होगी, 3000 गलत लिखा हुआ है, 3000 व्यक्ति मारे गए, काफी ज्यादा व्यक्ति हो गए, 3000 बहुत कम है। ठीक है, अमेरिकियों को डर था तथा असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिकी 1776 में जब से एक देश बना, तब से उसने आज तक इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा। इन्हें 1776 में जब अमेरिका देश का गठन हुआ, उससे पहले और उसके बाद में आज तक अमेरिका ने इससे बड़ा हमला नहीं देखा है। जैसे मैं बात करूं जापान की, तो जापान में क्या था, परमाणु बम। ठीक है, इस हमला में काफी जान माल की क्षति हुई है, और इसमें जब हमला होगी तो इसमें जान माल की तो क्षति हो गई ही होगी। तो इस तरह से आप लोगों को 9/11 याद रखिएगा। 9/11 का हमला के बारे में कभी भी लेख लिखने आए, टिप्पणी लिखने आए, वर्णन करने के लिए कहा जाए तो आपको इतना सारा लिखना होगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में ज्यादा और चर्चा नहीं करेंगे। एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। एक ध्रुवीयता से यह तात्पर्य है कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसे हराना संभव। दुनिया में एक ऐसा देश जिनको हम हरा नहीं पाएंगे, हराना बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल, उसको हम लोग एक ध्रुवीयता कहते हैं। जो बोलेंगे सबसे ज्यादा पावर है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अमेरिका। समझिएगा, एक ध्रुवीयता से यह तात्पर्य है कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसे हराना असंभव हो, जिसे हराना नामुमकिन हो, इस प्रक्रिया को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। वर्तमान समय में याद रखिए कौन है एक ध्रुवीयता? अमेरिका। जिसका ज्यादा दबदबा हो, जिसके पास ज्यादा सैन्य शक्ति हो, ज्यादा आर्थिक शक्ति हो, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, सांस्कृतिक मामले, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक ध्रुवीयता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, आसियान की नींव कब और किसने की? 1967। याद रखिए आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब? 1967 ईस्वी का अगस्त माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड ने बैंकॉक पर घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। जब इसमें स्थापना हो रही थी उस समय इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, याद रखिएगा ये सब देश शामिल थे। अगर आप आसियान से रिलेटेड अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ पे जाना है? याद रखिएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक बार आप अच्छी तरह से जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहां पे आप लोगों का आसियान, सार्क, ये सब क्या है, आप लोगों का वहां पे ट्रिक के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से बता रखा हूं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कैसे हुई, इसके क्या उद्देश्य? आसियान जो अभी हम लोग देखे थे ना 1967, याद रखिएगा 1967 के अगस्त माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड के बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करने के लिए इसके सदस्य देश एक दूसरे से जुड़े गए और मिलजुल कर विकास करेंगे। मतलब ये जो 5 देश है ना, 5 देश मिलजुल कर कोई भी काम करेंगे तो मिलजुल कर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आसियान का प्रमुख उद्देश्य में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य रहा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना इसका अन्य मुख्य उद्देश्य था। किसका? आसियान का।
संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नियम के आधार पर, उनका जो भी नियम है, कुछ तो लॉ होगा ना, उसका कुछ तो कानून होगी ना यूएनओ का, उसी नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना इसका अन्य मुख्य उद्देश्य था। निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना इस संघ का मुख्य उद्देश्य रहा। याद रखिएगा, मतलब कुल मिलाकर बोलने का मकसद है ये जो 5 देश है एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि एक दूसरे को विकास के लिए हाथ बटाएंगे। एक दूसरे, मान लेते 4 देश पूरा स्ट्रांग है, एक देश कमजोर है, तो उस चारों देश मिलकर इसे कमजोर देश को सहायता पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब ये क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहां से आपका शुरू होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ना सर 5 मार्क्स का बताइए। अब आपके संबंध आएगा, जिसमें से मैं 2-4 संबंध में बता रहा हूं, समझिएगा। भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, भारत रूस, भारत बांग्लादेश और भारत चीन, ये 4-5 ऐसा कंट्री है जो भारत के साथ रिलेशन पूछी जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैं अभी फिलहाल चाइनीज के बारे में लेकर आया हूं, मैं बांग्लादेश के बारे में भी बताऊंगा, अमेरिका के बारे में भी बताऊंगा। पहले देखते हैं। वैसे तो वर्तमान में चीन भारत का संबंध काफी बुरा स्थिति में है, अभी प्रेजेंट टाइम में काफी बुरा स्थिति में है। चीन तथा भारत एक समय एशिया के महाशक्ति थे। चीन तथा भारत एक समय था जब सबसे शक्तिशाली थे। कौन? चीन और भारत। हिंद चीन भाई भाई का नारा भी एक समय प्रचलित था। हिंद चीन, जो तिब्बत को लेकर झगड़ा चलता है ना अभी चीन और भारत, उसी को बोल रहा है। हिंद चीन भाई भाई का नारा भी एक समय प्रचलित था, पर सीमा विवाद के चलते सैन्य संघर्ष ने दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया। सन 1949 में चीनी साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और भारत उसे मान्यता देने वाला प्रथम देशों में से एक था। पॉइंट नंबर 1 आते हैं, अब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, 1950 में चीन भारत के क्षेत्र तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1950 में चीन भारत के क्षेत्रीय तिब्बत, जो तिब्बत होती है ना तिब्बत, उस पर कब्जा कर लिए तथा वहां बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। और चीनी लोग को कह रहे हैं, चीन के लोग कह रहे हैं कि आओ 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 जल्दी आओ, आप तिब्बत पर बस जाओ, बस्तियां बसा दो ताकि ये जगह हमारी हो जाए। पॉइंट 2, चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाका तथा लद्दाख के अक्साई चीन पर, कौन से चीन पर? याद रखिए, अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमाने चलते 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। आप सभी को पता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, वो भी किसके लिए? तिब्बत की लड़ाई के लिए। समझिएगा, तिब्बत एक जगह है, उस जगह के लिए लड़ाई हो गई थी। हालांकि इसमें भारत को पीछे हटना पड़ा, और पीछे हटने का कारण था भारत के पास उतना सैनिक व्यवस्था नहीं थी। लड़ाई करने के लिए सेना चाहिए, सैनिक व्यवस्था नहीं थी, गोला बारूद नहीं था, इसलिए पीछे हट चुका था। 1970 के दशक के पश्चात चीन के रूप में परिवर्तन आया। 1976 तक दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गई। 1981 में दोनों देशों के मध्य बातचीत हुई तथा सीमा विवाद को लेकर बहस हुई। अब हो रहा है कि हम लोग बेकार लड़ रहे हैं, ये छोटी सी जगह के लिए चाहो हम लोग दोनों मीटिंग करते हैं, हम लोग दोनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 1988 के दिसंबर माह में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा संबंध में सुधार के लिए चीन के दौरा भी किया। और राजीव गांधी कह रहे हैं चीन का दौरा किया, चीन में जाकर प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, मेरे भाई ये जो लड़ाई झगड़ा हम लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये गलत बात है। चलिए हम लोग मिलजुल कर आपस में मीटिंग बैठाते हैं और हम लोग आर्थिक विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। कौन कह रहे थे? राजीव गांधी। अपने देश को छोड़कर वो चले गए थे चीन। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सीमा पर व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोले जाने पर राजीव गांधी ने समझौता किया, साथ ही साथ बहुत सारे समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1990 में भारत तथा चीन के मध्य 30% प्रतिवर्ष की दर से व्यापार बढ़ा। और याद रखिएगा 1999 में दोनों देशों के बीच में 30% की, पहले की तुलना में 30% की व्यापार में वृद्धि हुई। 1992 में 33 करोड़ 60 लाख डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण का चीन ने नाराजगी जाहिर की। और जब भारत में परमाणु हथियार का परीक्षण किया था 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, तब वहां चीन ने कहा था बिल्कुल ये गलत किया है, याद रखें। लेकिन भारत ने कहा था मैं ये परीक्षण जो किया हूं अपने रक्षा के लिए किया हूं, ना कि दूसरे देश को मारने के लिए। तो ये है भारत और चीन का आप लोगों का पॉइंट टू पॉइंट। आप लोगों का क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा भारत और चीन के बारे में कभी भी आपका रिलेशन आए आपको इसी तरह से लिखना है, अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो। चलिए क्वेश्चन है सर, शिमला समझौता कब और कैसे हुआ? शिमला समझौता कब और कैसे हुआ? 1971 के बांग्लादेश में आजादी को लेकर भारत, जब 1971 में भारत से बांग्लादेश क्या हो गया था? बिल्कुल अलग हो गया था। ठीक है, देखिए ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, आप लोग को पता होगा या नहीं, ये पाकिस्तान था।
पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो ऑपोजिट था बिल्कुल। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की आजादी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। क्या हुआ? बांग्लादेश, और याद रखें मेरे भाई, बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान नास्तो नाबूद हो गया था, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से हार गए थे। आगे चलकर दोनों देशों के बीच 3 जुलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर दोनों देशों के बीच 3 जुलाई 1972 को भारत पाक युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुई, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता कब हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट डाउन करेंगे। 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। आगे कहता है इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था, याद रखिएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे सर जुल्फिकार अली भुट्टो, और कौन था इधर इंदिरा गांधी। कब हुई थी? 3 जुलाई 1972 को। उम्मीद करें कि आप कर लेंगे? अरे उम्मीद करें या नहीं, बता दीजिए एक बार। समझ में आ रहा है तो एक बार बताइए सर हाँ हम लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग बताते नहीं है ना कमेंट में, है तो गलती करते हैं ना। और याद रखिएगा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद इस पेपर के लिए तैयार रहिएगा, CUT, और वो भी याद रखिएगा मेरे भाई फ्री में तैयारी करवाएंगे, 1 टका पैसा नहीं लगेगा, वो भी नोट्स वगैरह सारा चीज आप लोगों को मुफ्त में मैं प्रोवाइड करूंगा। जितना ज्यादा हो सके जो भी स्टूडेंट्स CUT का पेपर देना चाहते हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए आपको CUT का पेपर देना होगा, तो उन लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि CUT के पेपर की तैयारी मिसाइल क्लासेस के फैमिली में तबड़तोड़ तरीके से कराया जाएगा। डचेस या सार्क क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है सार्क क्या है। डचेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्या है? डचेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक, कितना देश है मेरे भाई डचेस में? सार्क में 8। याद रखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सार्क के बारे में बताया हूं मैं, सॉरी आपका आसियान के बारे में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं दक्षिण सार्क के बारे में, समझिएगा। दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, और यहाँ पे श्रीलंका दिया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रिक अगर आप चाहते हैं सर मुझे सार्क का ट्रिक चाहिए देशों का, तो ट्रिक अगर आपको देखना है तो ट्रिक आपको कहां पे मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाइए, आप जल्दी से प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। समझते हैं। इसके शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसके मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। किसका? सार्क का मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में। याद रखिएगा कहां पे है? काठमांडू में। 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सार्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। याद रखिएगा सार्क का पूरा फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? तो बताएंगे सर सार्क का। अब हम उम्मीद कर रहे हैं ना मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और मेरे प्यारे बता दीजिए मेरे शेरनियों की सर आप जो चीज बता रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा से बताइए तो मैं आपको और अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा। चलिए आशा करते हैं ना कि सार्क के बारे में आए था। दक्षिण क्या लिखा है? दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा किया गया था। याद रखिए इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। 2005 में ढाका में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सार्क का सदस्य बना दिया गया। उम्मीद करें ना अब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। पाकिस्तान में सैनिक शासन का उल्लेख करें। अब पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में सैनिक किस तरह से मेरे भाई व्यवहार करते हैं, वहां की व्यवस्था कैसी है सैनिक के बारे में, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को बेहतरीन तरीके से चलिए देखना है, समझिएगा। पाकिस्तान में सेना बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ ये बात रियलिटी है, क्योंकि वहां पे देखिए ना जितना प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का जितना पावर नहीं है ना, उससे कई गुना पावर वहां के मिलिट्री का है, ठीक है। पाकिस्तान में सेना बहुत ही प्रभावशाली है, जिस कारण यहां कई बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। पाकिस्तान में संविधान बनाने के बाद शासन का कमान जनरल अयूब खान ने
जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में लिया तथा अपना निर्वाचन भी कर डाला। जनता ने जनरल अयूब खान के प्रति गुस्सा जाहिर किया और अयूब खान के सैनिक शासन का रास्ता समाप्त कर दिया। जनता ने कहा आप सैनिक मिलिट्री का लायक नहीं है, मिलिट्री का जो हेड होता है ना, हेड, वो आप लायक नहीं है। जनता ने गुस्सा जताए और कहा इसको भगाया जाए। चलिए सर, इसके बाद कौन आता है समझते हैं। अयूब खान के बाद जनरल याहियार खान आते हैं। अब अयूब खान यहां से हट चुका है। अब आ रहे से जनरल याहियार खान ने सैनिक शासन का कमान अपने हाथों में ली। इन्हें 1971 में भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। याहियार के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुवाई की। अब याहिया खान भी सही से नहीं टिक पाया मेरे भाई, जो याहिया खान है वो भी सही से नहीं टिक पाया। अब इसके बदले आ गया सर जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुवाई में एक निर्वाचन सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक टिका रहा। 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया। यही तो पाकिस्तान है मेरे भाई, इस कारण से आज ये बर्बाद है, एक दूसरे को हमेशा गिराते रहते हैं। ठीक है, पहले देखिए, पहले अयूब खान को हराया किसने? जनरल याहिया खान ने। जनरल याहिया खान को हराया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जुल्फिकार अली भुट्टो को हरा दिया किसने? याद रखिएगा, जियाउल हक ने। किसने? जियाउल हक ने इसको भी हरा दिया। उन्हें 1982 तक शासन किया। कौन? याद रखिएगा, जियाउल हक ने। 1982 के बाद लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद बेनजीर भुट्टो को और बाद में नवाज शरीफ की सरकार बनी और जो 1990 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने हस्तक्षेप किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। अब भी पाकिस्तान में सैन्य शासन जारी रहा। इस तरह था वहां के सैनिक व्यवस्था। कहां का? पाकिस्तान का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भारत और पाकिस्तान के बीच किन मुद्दों पर मतभेद है? भारत और पाकिस्तान के मध्य आप सभी को अच्छी तरह से पता है किसके बीच मतभेद है, किसके बीच झगड़ा होती है ना, खास करके कश्मीर को लेकर समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद का प्रमुख कारण कश्मीर है। दो युद्धों और अनेक वार्ताओं के बाद भी यह मतभेद बना हुआ है। दोनों कश्मीर पर अपने दावे करते हैं। दोनों कहता है, भारत भी कहता है हमारा है, पाकिस्तान भी कहता है हमारा है, और कश्मीर कहता है ना तो मैं भारत का हूं ना मैं पाकिस्तान का हूं। अब कहां जाएगा आदमी, समझिएगा। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियार के होड़ के कारण भी दोनों के मध्य तनाव है। सियाचिन ग्लेशियर याद रखिएगा मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। याद रखिएगा, सियाचिन में -40 डिग्री तक तापमान होती है। आप सोच नहीं सकते, हम लोग 10 डिग्री तापमान में हम लोग घर से नहीं निकल पाते, इतना ठंडी होती है। लग रहा है क्या कि मैं हीटर अपने बॉडी पे बांध लूं और चलूं, सोचिए। और -40 मेरे भाई, 0 डिग्री में तो बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री में तो बर्फ बन जाता है। -40 डिग्री में क्या हाल होता होगा सियाचिन में, कभी सोच कर देखे। यह है सर हमारे जवान, यह है हमारे देश की रक्षा करने वाले, और उनको इज्जत नहीं दिए जाते हैं। हकीकत है मेरे भाई, और रियलिटी है। इंडियन आर्मी को जितना इज्जत देना चाहिए, जितना सैलरी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। अब अमेरिका की मैं बात करूं, अमेरिका, चीन, यकीन नहीं होगा मेरे भाई, आप खुद बताइए। मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। जो 5 साल के लिए रह रहे हैं, कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, कोई भी हो जो राजनीतिक मामले हो, उसको सैलरी 1 लाख से कम नहीं है। क्या है? 1 लाख से कम नहीं है। रहने के लिए घर अलग से, सिक्योरिटी अलग से, खान पान अलग से, उनका जीएसटी नहीं, उनका बांग्ला अलग से, उसका गाड़ी अलग से, सरकारी गाड़ी अलग से, सारा चीज उनका अलग है। अब सैनिक की मैं बात करूं, अपने पैसे से बोतल खरीदते हैं मेरे भाई, मेरा भाई है ना मेरे भाई, मेरे जो अपना स्मॉल ब्रदर है ना, वो भी एक इंडियन आर्मी में, ठीक है। वो कहता है भैया पता है, एक बोतल खरीदते हैं ना, बोतल जो सरकार को देना चाहिए, वो उनका भी पैसा लेता है हमसे। वहां का जो कमेटी होती है ना, वो पैसा लेते हैं। सोचिए, ये है सर। और हम लोग बोलते हैं कि इसको बहुत इज्जत देता है। नहीं मेरे भाई, जब एक बार चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि एक एक पाई का हिसाब लेते हैं हम लोग से। सोचिए, यह है सर हमारी इंडियन आर्मी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि दोनों ने 1980 में एक साथ एक परमाणु परीक्षण किया।
भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय किया था। दोनों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना तो कम है, परंतु दोनों की सरकार एक दूसरे के प्रति आशंकित है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार का यह कहना है पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है और आतंकवादियों की धन, हथियार और सुरक्षा से मदद कर रही है। उसने खालिस्तान समर्थकों की भी 10 वर्षों से मदद की। इसी प्रकार आरोप पाकिस्तान की सरकार को भी लगाती है। कौन? भारत। नदी जल विवाद को लेकर, नदी अब कौन सा नदी? सिंधु नदी, जो हम लोग मोहनजोदाड़ो में पढ़े हैं। नदी जल बंटवारे को लेकर भी इन दोनों के बीच तनाव है। इसमें सबसे विवादग्रस्त सिंधु नदी के उपयोग का है। समझ में आ रहा है? यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। शिमला समझौता के बारे में मैंने बताया था ना। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पर हस्तक्षेप हुए, जिसमें शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। इस समझौते में निम्नलिखित तथ्यों पर जोर दिया गया था। दोनों देश ने अपने परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण उपयोग से हल करेंगे। दोनों देशों ने कोई भी विवाद, शिमला समझौता में यह बात बताया गया था, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों पर यह बात बताया गया था कि कोई भी अगर विवाद होगी तो हम लोग दोनों बैठकर मीटिंग करके इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट 2, दोनों देश में मित्रता संबंध बढ़ा। अब क्या हुआ? शिमला समझौते के बाद मित्रता संबंध बढ़ चुकी है। पॉइंट 3, दोनों देश अपने मतभेद की द्विपक्षीय बातचीत द्वारा दूर करेंगे। याद रखिएगा, अथवा उन शांतिपूर्ण उपयोग से करेंगे जो दोनों देश को स्वीकार करेंगे। और कोई भी हम लोग मीटिंग करेंगे तो दोनों देश पर एग्री होगी, तभी जाकर इसको हम लोग लागू करेंगे, अन्यथा लागू नहीं करेंगे। पॉइंट नेक्स्ट, दोनों देश किसी एक ऐसी सहायता नहीं करेंगे जिससे दोनों के संबंध में कटुता हो। हम लोग दोनों देश मिलकर किसी तीसरे देश को ऐसा हम लोग सहायता नहीं करेंगे जैसे क्या हो, तीसरे देश को प्रॉफिट हो और हमारे दोनों देश के बीच में नुकसान हो। ऐसा हम लोग कभी भी बात नहीं करेंगे। पंचशील के सभी नियमों का दोनों देश सम्मान करेंगे। पॉइंट नंबर 3, यातायात, संचार, संस्कृति, विज्ञान आदि में दोनों देश एक दूसरे की सहायता व आदान प्रदान करेंगे। किसके? यातायात के मामले हो, संचार के हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो, ये सब के मामले में दोनों देश हम लोग जाएंगे और आएंगे भी, और हम लोग इस तरह से आदान प्रदान करेंगे व्यापार में भी। यह है सर हम लोग का किसके बारे में? शिमला समझौता। किसके बारे में? शिमला समझौता। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर दक्षेस या सार्क। मैंने अभी जस्ट बताया सर इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन में ये सब मैं बता चुका हूं, जो मैं बताया हूं उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं, आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका 6 अंग है। क्या है मेरे भाई? 6 अंग है, जिसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद। एक अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। क्या है मेरे दोस्त? एक अंग है सुरक्षा परिषद। समझिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 5-6 अंग तो है किसका? यूएनओ का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर अंग है तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद जो है, इसका अलग से एक नाम दिया गया है पुलिसमैन। 6 अंग में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसी को हम लोग बोलते हैं पुलिसमैन। याद रखिएगा, ठीक है? पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। इसके कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 जो अस्थायी होते हैं ना मेरे भाई, वो देशों के नाम पूछे जाते हैं। उसका ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR। क्या याद रखना है मेरे भाई? ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। याद रखिएगा ट्रिक, ठीक है? पॉइंट नंबर, यह दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जवाबदेह है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा हो उस पर विचार कर सकती है। यानी कोई भी अगर मामला ऐसा हो गई है, जो हमला हो चुकी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, तो 6 जो अंग है, 6 अंग तो बैठेंगे, लेकिन इसका हैंडलिंग कौन करेंगे? सुरक्षा परिषद। या किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करती है। मान लेते हैं कि भारत कह रहा है कि नहीं देखो हमको चीन परेशान कर रहा है, हमें पाकिस्तान परेशान कर रहा है, तो ये हमें अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले और हम लोग हमला भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। किसको? यूएनओ के पास, ठीक है? यूएनओ को मैंने अपने लिखित में एक नोटिस दिया, देखिए मुझे चीन परेशान कर रही है, चीन हमें पत्थर मार रही है, करेंगे। उनको चीन जाकर समझाएंगे, नहीं समझा तो वो हमें ऑर्डर देंगे, जाओ और हमला कर दो। इस तरह से हमला करना चाहते हैं, ठीक है? या किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करती है और उस मामले या झगड़े का निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या फैसलों को लागू कराने के लिए
सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का फैसला सुरक्षा परिषद ने लिया था। जैसे मैंने अभी बताया था ना, इराक ने कुवैत पर, बताया ना मेरे भाई, ऑपरेशन डेजर्ट इस्लाम, इराक ने कुवैत पर हमला किया था। काफी बुझाया समझाया, नहीं माना, तो कुवैत को बचाने के लिए यूएनओ ने मोर्चा खोल दिया, 6,60,000 सैनिक को भेज दिया, इराक को पूरा नाश्ता नाबूद कर दिया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति भी करती है। यह महासभा जो होती है ना, इसी का एक अंग है महासभा, ठीक है। तो यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करती है। आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, हम लोग जो यूएनओ के बारे में जो पढ़े अभी, जो यूएनओ के बारे में पढ़े, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अंग की संख्या कितना है, 6। तो इसमें बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने का। इस संगठन में जो 193 देश शामिल है, इसका उद्देश्य क्या है, यही आपसे पूछा गया। विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, विश्व में शांति कायम करना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। अगर कोई विवाद हो गई है कोई दो देशों के बीच, तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम लोग एकदम शांतिपूर्वक मीटिंग बैठाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, और विवादों को हल करेंगे। पॉइंट नंबर, पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करेंगे। यह है सर हम लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं, याद रखिएगा, 15 सदस्य, 5 है अस्थायी, 2 है अस्थायी। चीन, फ्रांस, रूस, मैंने बताया था ना एबीसी ट्रिक, याद रखिएगा, एबीसी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। चलिए, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसी का एक अंग है। कौन है, जैसे सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गई, तो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो क्या है, द हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीशों की चुनाव 9 वर्ष के लिए किए जाते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, जो 9 साल के बाद चुनाव किए जाते हैं। न्यायाधीश का चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी होता है। इसमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य के या राष्ट्र के नहीं हो सकते, एक देश के एक ही होगी न्यायाधीश। यह है सर इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सर ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लोग इसको हम लोग टॉप पोजीशन पे रखें। क्या मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग टॉप पोजीशन पे रखें। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि जितना क्वेश्चन मैं बताऊं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी अपने कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर बताएं। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।